स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। यूएस के वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप किया गया। ये वही माइक्रो रिएक्टर है जिसको यूएस इंडिया को सेल करना चाहता है और बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में इसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो भी हुआ है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होना चाहिए इंडिया के अंदर में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। रिसेंटली जब बजट को प्रेजेंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस दौरान में आप देखिए कि 2033 को एज ए टारगेट ईयर के रूप से रखा गया कि 2033 से पहले हमारे कंट्री के अंदर में 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप किया जाएगा इंडिजीनियस वे के थ्रू। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का जो टारगेट है उसको शो करता है कि 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का डेवलपमेंट होगा 2033 से पहले इंडिजीनियस वे के थ्रू। उसी दौरान में गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव भी चलाया गया था, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मिशन है। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मिशन के अंदर में गवर्नमेंट ने कहा था कि 20,000 करोड़ का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में डेवलपमेंट है वो हो सके। गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि न्यूक्लियर डोमेन के अंदर में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए शांति बिल है वो भी लाया गया है। इस बिल के थ्रू फ़ॉरेन कंट्रीज़ जो हैं हमारी कंट्री का जो न्यूक्लियर का डोमेन है उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट कर सके लार्जर वे के अंदर में। न्यूक्लियर डोमेन में कुछ चेंजेज हैं वो भी किए गए हैं इस शांति बिल के थ्रू। आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर में जो रनिंग फेज में या ऑपरेशनल फेज के अंदर में जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको किनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। NPCIL नाम का जो PSU है उसके द्वारा आप देखिए कि न्यूक्लियर प्लांट्स को रेगुलेट है वो किया जाता है। प्रेजेंट समय में कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो हमारी कंट्री में रनिंग फेज के अंदर में हैं? तो आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे अगर हम रीड करें तो एक तो मद्रास के वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है। फिर सदर्न पार्ट के अंदर में जो कुडनकुलम का एरिया है वहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट है वो इस्टेब्लिश है। कर्नाटका के अंदर में अगर हम रीड करें तो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में कैगा नाम का जो जगह है वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है। महाराष्ट्र के अंदर में तारापुर का एरिया है वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है। गुजरात के अंदर में सूरत के पास में एक जगह है काकरा पर, वहाँ पे भी न्यूक्लियर प्लांट है। और स्टूडेंट्स, आपको राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान में जो रावत भाटा का एरिया है, कोटा के पास में है रावत भाटा, बट कोटा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है ये। तो आप देखिए कि वहाँ पे भी एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि ऑपरेशनल फेज के अंदर में है। उत्तर प्रदेश के वहाँ पे नरोरा नाम की एक जगह है, नरोरा के वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है वो इस्टेब्लिश है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जीएस पेपर 1 के अंदर में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आप एक रफ मैप बना के इस तरीके से मार्क कर सकते हो अपने आंसर के अंदर में, जिससे कि लिटिल बिट आप देखिए कि 1/2 जो मार्क्स है वो आपको एक्स्ट्रा मिल सके किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट से। इस तरीके से आप कोई एफर्ट्स है वो लगाते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो इजराइल के बारे में है। यूएस अथॉरिटीज़ ने कहा है कि यूएस का जो मीडिया है उनके द्वारा कहा गया कि इजराइल के द्वारा स्पाइंग का कोशिश किया गया है कि वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग में जो जो यूएस जो ऑफिशियल्स हैं उनका क्या यहाँ पे डिस्कशन है, तो उसके रिगार्डिंग में स्पाइंग का जो सिचुएशन है उसको मेंशन किया गया। हर एक कंट्री आप देखिए किस तरीके से किया करता है कि उनके रिगार्डिंग में क्या वहाँ पे डिस्कशन है, क्या इस तरीके से यूएस अथॉरिटीज़ डिसीजन है वो लेंगे फ्यूचर के अंदर में। कल हमने रीड किया था कि जो चाइना के ऊपर में भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि जो 5 आई अलाइंस है उसके थ्रू कि चाइना के द्वारा भी वहाँ पे जासूसी का कोशिश है वो किया गया है, इंफॉर्मेशन को गेन करने का कोशिश किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि साउथ कोरिया के बारे में है। साउथ कोरिया के वहाँ पे क्या हुआ है, एक लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर में बैलेट पेपर के रिगार्डिंग में कुछ डिस्कशन है कि बैलेट पेपर को रिप्लेस किया जाए, उस तरीके का डिमांड है वो वहाँ पे इमर्ज हुआ है। एग्ज़ाम के लिए क्या पता होना चाहिए, साउथ कोरिया का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो जो सेपरेट करने वाला जो लाइन है उसको किस नाम से हम जाना करते हैं। 38 डिग्री नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड हुआ करती है, 38 डिग्री जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड या पैरेलल भी उसको बोलते हैं। तो आप देखिए ये वो लाइन है जो सेपरेट करता है नॉर्दर्न कोरिया को सदर्न कोरिया के साथ में। साउथ कोरिया के वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं। सपोज कीजिए साउथ कोरिया है, ये इनका नो मिलिट्री जोन का जो एरिया है और उसके नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्दर्न कोरिया है। तो आप देखिए कि 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी हैं जिसके साथ में एरिया शेयर करता है। इस पार्ट के अंदर में आपको ईस्ट चाइना सी मिलेगा, इस पार्ट के अंदर में आपको ईस्ट सदर्न पार्ट में जो है वो ईस्ट चाइना सी है। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको कि जेजू आइलैंड के नाम से जानते हैं। जेजू आइलैंड है जो कि कोरिया के अंडर में ही आया करता है।
तो ईस्ट चाइना सी सदर्न पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो एरिया है वो येलो सी है, येलो सी है वो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो ईस्ट सी है, जिसको कि सी ऑफ जापान के नाम से जाना करते हैं, ये ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है। जो सी ऑफ जापान है या जो ईस्ट सी है वो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में इस्टेब्लिश है और यहाँ पे जापान है। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं, काफ़ी बार आपने रीड किया होगा कोरियन स्ट्रेट के बारे में, एक कोरियन स्ट्रेट भी है। तो कोरियन स्टेट आप देखिए कि जापान का यहाँ पे एक आइलैंड है, एक आइलैंड है जापान का यहाँ पे। तो कौन सा आइलैंड है जिसको सेपरेट करता है कोरियन स्टेट बेसिकली, तो आइलैंड का नाम आप यहाँ पे बताना। ये नॉर्दर्न कोरिया, सदर्न कोरिया के बारे में हमने रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि ताइवान ने कहा है कि उनकी जो शिप्स हैं, उनका जो नेवल फोर्स है उसका भी कंटिन्यूस प्रेजेंस है। यूएस के साथ में स्टैंड ऑफ का जो सिचुएशन है उसको मेंशन किया गया। फिर स्टूडेंट्स इजराइल के बारे में मेंशन है, इजराइल के द्वारा जब उनका सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है, डिस्कशन हुआ है, उसके बाद में भी बैरूत जो उनका कैपिटल सिटी है लेबनान का, उसके सदर्न पार्ट के अंदर में कुछ स्ट्राइक है वो किया गया, कोई अटैक है वो किया गया। और रसिया यूक्रेन के बारे में मेंशन है, वहाँ पे भी अटैक एंड काउंटर अटैक है जो कंटिन्यूस न्यूज़ में है। पर वहाँ पे एक न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में मेंशन है। काफ़ी बार आप जब न्यूक्लियर डिजास्टर्स के बारे में रीड करते हो तो एक तो आप देखिए कि जापान के वहाँ पे सुनामी के समय हुआ था, फुकुशिमा का जो जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर होता है। बट 1986 या 87 का वो समय है जब चर्नोबिल नाम का एक जगह है जो प्रेजेंट समय में यूक्रेन के वहाँ पे आया करता है। तो वहाँ पे भी एक लार्जर वे के अंदर में न्यूक्लियर का डिजास्टर हुआ था जिसमें रेडिएशन लीकेज होती हैं, लार्जर एरिया को वो इम्पैक्ट करती हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है वो हुआ था। तो चर्नोबिल नाम की वो जगह है जहाँ पे वो न्यूक्लियर डिजास्टर, ये न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी था जिस पे स्ट्राइक किया गया है रसिया के द्वारा, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह के लिए विजिट किया करते हैं। उनके द्वारा अंगोला के वहाँ पे विजिट किया गया। कहाँ पे किया गया? अंगोला के वहाँ पे, और वहाँ नया नया स्पीसीज है उनको मिला है। अब ये अंगोला कहाँ है? कुछ दिनों पहले हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बारे में देखा था और उसका एक जो पार्ट है जो आप देखिए कि सी के साथ में भी कनेक्ट करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का, तो उसके ही जो सदर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है, सदर्न पार्ट में जो कंट्री है उसको बोलते हैं अंगोला। अंगोला वहाँ पे सिचुएटेड है। काफ़ी बार आपने अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे आपने रीड किया होगा एक करंट के बारे में। काफ़ी बार हम ओशियन करंट्स के बारे में देखते हैं। तो आप देखिए कि वहाँ पे एक करंट है, बेंगुला नाम का एक करंट है। क्या नाम है स्टूडेंट्स करंट का? बेंगुला इस करंट का नाम है। ये बेंगुला नाम की एक जगह भी है अंगोला के अंदर में, और इसके जो वेस्टर्न पार्ट में जो करंट फ्लो करता है बेसिकली पोल का जो एरिया है वहाँ से आया करता है। तो कैसा ये करंट होगा? कोल्ड करंट होगा। तो जब भी कोल्ड करंट वेस्टर्न पार्ट में आप देखिए कि जाया करता है, उसका प्रेजेंस होता है, तो डेजर्ट फॉर्मेशन के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। तो अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है, साउथ वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पे कौन सा डेजर्ट है वो इस्टेब्लिश है? एक तो आप देखिए कि नामीबिया डेजर्ट है सदर्न वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, और बेंगुला करंट उसके लिए जो इम्पैक्ट भी करता है, रिस्पॉन्सिबल भी है यहाँ पे। पायरो प्रोसेसिंग के बारे में है। पायरो प्रोसेसिंग क्या है? पायरो प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है, और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि जो एक नया स्पीसीज है, नया जो नहीं पता था जो रिसर्चर्स को, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। पायरो प्रोसेसिंग एक बेसिकली प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी यहाँ पे जो मटेरियल है, जो सॉलिड मटेरियल है, उसका फिजिकली और केमिकल जो प्रॉपर्टी हैं जिनको हाई टेम्परेचर के ऊपर में चेंज किया जाता है। कम्प्लीटली ये ड्राई प्रोसेस हुआ करता है, वेरी एक्सटेंसिव वे के अंदर में एनर्जी है उसको यूज किया जाता है। तो एक ड्राई प्रोसेस है, सॉलिड मटेरियल का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए इसको यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर में इसका प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। लार्जली वे के अंदर में जो पायरो प्रोसेसिंग का प्रोसेस है वो किस में देखने के लिए मिलता है? ये आपको सीमेंट का जो इंडस्ट्री है, मेटलर्जी का जो सेक्टर है, सीमेंट, मेटलर्जी और न्यूक्लियर का जो सेक्टर है उसमें इसका यूज है वो हुआ करता है। तो उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। अब इसका प्रेजेंट और एरियाज में यूज किया जा सके इस प्रोसेस को, तो उसके बारे में मेंशन है यहाँ पे। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स एक इंडियन जो ऑफिसर हैं जो जिनको कि एक यूएन का अवार्ड मिला है, यूएन के अवार्ड का यहाँ पे क्या नाम है? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। अब इनके द्वारा ब्लू कलर का जो कैप है वो पहना गया है। तो आप देखिए कि काफ़ी बार इनके बारे में आपने रीड भी किया होगा कि ब्लू हेलमेट है वो कौन सा फोर्स है वो पहना करती हैं।
ब्लू हेलमेट पहना जाता है यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं उनके द्वारा। तो यूएन जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनके द्वारा ये ड्रेस है वो पहनी जाती है, ब्लू हेलमेट भी इनको बोला करते हैं। तो वहीं के अंदर ही इनके द्वारा सर्व किया गया, उनको ये यूएन का अवार्ड है वो मिला है, उनका कॉम्बैट का जो एक्सरसाइज है, जो उनके पार्टिसिपेशन है ऑपरेशन में, उनकी रिगार्डिंग में। पीस कीपिंग फोर्सेज को क्या कभी नोबल पीस प्राइज मिला है? तो ये आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में बताना कि यूएन का ये जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको कभी नोबल का पीस प्राइज मिला है या नहीं मिला है। यहाँ पे कुछ आप देखिए कि कुछ फैक्ट बेस्ड न्यूज़ भी यहाँ पे मेंशन था आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। एक जो न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में है कि टेनिस के अंदर में जो ग्रैंड स्लैम्स हुआ करते हैं, जो लार्जर टूर्नामेंट्स हुआ करते हैं, उसके अंदर में एक टूर्नामेंट है जिसको कि फ्रेंच ओपन के नाम से जाना करते हैं। क्ले के ऊपर में जो क्ले बेस कोर्ट होता है उसके ऊपर में ये जो टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज होता है, जो फ्रेंच ओपन है। तो उसका भी यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसके अंदर में भी जो जिन्होंने विक्ट्री को अचीव किया उनके बारे में मेंशन था। तो फ्रेंच ओपन आपको पता होना चाहिए, क्ले का जो कोर्ट होता है उसके ऊपर में खेला जाता है और फ्रेंच के वहाँ पे हुआ करता है। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी होना चाहिए, जो फुटबॉल है उसका भी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो आप देखिए कि काफ़ी बार आप फीफा के बारे में रीड करते होंगे, फीफा के बारे में आपने रीड किया होगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, ये जो एसोसिएशन है जो 1930 के समय ऑर्गेनाइज हुआ था, और इस एसोसिएशन के द्वारा ही आप देखिए कि बेसिकली फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2022 के समय कतर के वहाँ पे हुआ था। अब 26 का जो समय है जब 3 कंट्रीज़ के वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नॉर्दर्न अमेरिका के जो 3 कंट्री हैं, नॉर्दर्न पार्ट में कनाडा है, कनाडा के सदर्न पार्ट में आप देखिए कि यूएसए है, और यूएस के बाद में जो मैक्सिको है, इन 3 कंट्रीज़ के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। कुछ टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, काफ़ी सारे लार्जर नंबर में टीम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं तो आप देखिए कि हार्डली वहाँ पे 9 to 10 टीमें हार्डली हैं ये, जिसमें भी अगर आप प्रॉपर प्लेयर्स के बारे में देखोगे तो आपको 4 to 5 या 5 to 7 जो टीम्स हैं वो मिलेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टीम्स हैं वो 48 हैं, और काफ़ी सारी ऐसी भी टीम है जिनको पार्टिसिपेशन का भी मौका नहीं मिलता है। इंडिया के अगर हम रैंकिंग के बारे में देखें तो 100+ हमारा रैंकिंग होता है, कि 100 के बाद में हमारा रैंक आया करता है फुटबॉल के अंदर में। तो हमारा इसमें इस गेम के अंदर में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। इंडोनेशिया के जो लीडर हैं वो इंडिया में आए हैं। आप देखिए कि जब रिपब्लिक डे का जो इंडोनेशिया के लीडर के साथ में डिस्कशन है वो किया गया है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे विजिट के लिए जाएंगे। तो एक आप देखिए कि जो डिस्कशन है वो कर्टसी का पार्ट है। कैसे है वो पार्ट? ऐसे कि रिपब्लिक डे का जब सेलिब्रेशन हुआ था तो इंडोनेशिया के जो लीडर हैं वो इंडिया के चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान में। तो इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी वहाँ पे अब विजिट के लिए जाएंगे, उनके साथ में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा कि कैसे बोथ जो 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 कंट्री हैं एक दूसरे के साथ में अपने आप को कोऑपरेट हैं वो कर सकते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में डिस्कशन यहाँ पे बताया गया। एनर्जी है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जियोपॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जो ऑर्डर है उसके बारे में जो डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो न्यूज़ है वो है ऑर्डिनेंस के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 है वो मेंशन करता है कि ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो लॉ प्रोसेस किया जाएगा। बट ये क्या अल्टरनेटिव सोर्स है क्या लॉ मेकिंग का? क्या यहाँ पे बार बार ऑर्डिनेंस को एग्जिस्टेंस में लेके आना और उसके थ्रू आप देखिए कि लॉ बनाना, तो क्या अल्टरनेटिव पावर है क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के थ्रू इस तरीके से किया जा सकता है? या पार्लियामेंट को बाईपास किया जा सकता है क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग के थ्रू? तो नहीं किया जा सकता। बट एक अल्टरनेटिव जो रिसेस का जो समय है उसमें ये पावर दिया गया है जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेज का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जज का जो संख्या है उसको भी इंक्रीज है वो किया है, ओथ प्रोसेस भी हुआ है। अब यहाँ पे डिस्कशन ये है कि ऑर्डिनेंस अगर एग्जिस्टेंस में नहीं आया, जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने कहा है उसके रिगार्डिंग में उन्होंने अगर कानून नहीं बनाया, तो ये जो जज हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। और विद इन द जो यहाँ पे 6 वीक का जो समय होता है जब पार्लियामेंट असेंबल होता है, 6 वीक के अंदर में उसको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल प्रोवाइड करना होता है उस ऑर्डिनेंस को। अगर वो नहीं करवाया गया तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे रहेगा, उसके क्वेश्चन को यहाँ पे किया गया है कि एक ऑर्डिनेंस एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डेवलपमेंट यहाँ पे किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डीसी वाधवा केस है उसमें भी आप देखिए कि ऑर्डिनेंस को एक पैरेलल पावर नहीं बताया है, कि लॉ मेकिंग का एक पैरेलल पावर है वो यहाँ पे नहीं है।
हमारा गवर्नमेंट का आप देखिए कि वर्क है, सोशल सिक्योरिटी उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जो प्रोग्राम है उसके थ्रू आप देखिए कि पेंशन दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि जो जो इंदिरा गांधी जो पेंशन है, जो सीनियर सिटीजन जिनका 60+ एज है उनको दिया जाता है, और 80+ का जो एज है उनको एक डिफरेंट दिया जाता है। तो उसको यहाँ पे उसमें स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है उनको एक जो मैप है उसके थ्रू दिखाया गया है यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर में। तो डाटा पर्सपेक्टिव ये न्यूज़ है, बट आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सीनियर सिटीजन्स को सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडिटोरियल्स हैं वो मेंशन है। एडिटोरियल बेसिकली जीडीपी का जो डाटा है उसके बारे में है कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो जीडीपी के बारे में जो डाटा यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसके अंदर में इंडिया का जो आप देखिए कि ग्रोथ है वो 7.7% बताया गया है, और जो कि लास्ट ईयर प्रोजेक्ट किया गया, रिसेंटली प्रोजेक्ट किया गया था 7.6। तो उससे भी बेटर यहाँ पे जो ग्रोथ होना वो शो करता है कि हमारा जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो स्ट्रेंथिंग सिचुएशन में है। स्टिल आप देखिए कि काफ़ी सारे एरियाज़ में हम डिपेंड करते हैं, फॉरेन कंट्री से आने वाला सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, पर स्टिल हमारा काफ़ी सारे एरिया में स्ट्रेंथनिंग सिचुएशन है, उसको और भी बेटर करने का ज़रूरत है। जहाँ पे कंसर्न्स हैं उनको रिजोल्व है वो किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आईएमडी के बारे में है। आईएमडी ने आप देखिए कि मानसून के बारे में जो प्रेडिक्ट किया है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया कि साउथ वेस्ट मानसून है वो आप देखिए कि आ चुका है हमारे केरल के, वहाँ पे उसका अराइवल हुआ है। और उसके बाद में कैसे यहाँ पे एक फोरकास्ट किया गया था कि डेफिसिट वो रहेगा, और डेफिसिट रहेगा तो हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर है वो करना चाहिए इस डेफिशिएंट जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके लिए। तो उस प्रिपरेशन फेज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। कैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस है जो फर्टिलाइज़र की सप्लाई को भी इम्पेक्ट करता है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना चाहिए, एग्रीकल्चर को हम बेटर वे में सपोर्ट है वो कर सकें। फिर आप देखिए कि इस न्यूज़ के बारे में हम देखेंगे, उससे पहले इनको देखते हैं। नेपाल के बारे में है। नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी मीडिएशन उन्होंने नहीं सीख किया है बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है 3 प्लेसेज जिसके ऊपर में नेपाल अपना क्लेम करता है, इंडिया उसको रिजेक्ट करता है। तो और रिसेंटली आप देखिए कि इंडिया और नेपाल के बिटवीन में विजिट्स हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडरशिप है उनका भी यहाँ पे विजिट हुआ है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कॉकरोच जनता पार्टी नाम का जो एक अकाउंट बना था जिनके द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया है, और उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट उनका कंटिन्यूस रहेगा कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, जब तक कि जो एजुकेशन जो नीट का एग्ज़ाम में जो लीक हुआ था, और उसके बाद में एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर में जो एलिगेशंस लगे हैं कि उनके द्वारा प्रॉपर वे में उसका अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए उनके द्वारा क्विट है वो किया जाए, तो उसके लिए प्रोटेस्ट है वो करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्ट्रेटजिक जो रिसोर्स जो फ्रंटियर है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जिनको कि बॉर्डर एरिया के रूप से भी हम कंसिडर करते हैं, कुछ कंट्रीज से हमारा बॉर्डर शेयर होता है वहाँ पे, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे असेंशियल जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके भी प्रेजेंस को बताया गया है। तो कैसे जो यहाँ पे बॉर्डर लैंड है इंडिया का वो स्ट्रेटजिक रिसोर्स फ्रंटियर के रूप से इमर्ज है वो हुआ है। ऐसे ही आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम के प्रेजेंस के बारे में बताया था कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है बट वहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स हैं वो सिचुएटेड। तो ये बेसिकली एरियाज़ हैं वहाँ पे जो माइनिंग है या जो क्या उनका इम्पोर्टेंस है जहाँ पे इस तरीके से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है। तो एक तो आप देखिए कि जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमारा जो पुश रहेगा उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिथियम है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, और भी काफ़ी सारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर में रोल हैं वो प्ले करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स के इम्पोर्टेंस को बताया गया। 43 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वहाँ पे लास्ट 2-3 ईयर्स के दौरान में हुए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक तो जो इम्पोर्टेंस है, सेकंड यहाँ पे जो शिफ्ट करने का ज़रूरत है, जो 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 लैंग्वेज है, लैंग्वेज मीन्स कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है उसमें शिफ्ट करने का ज़रूरत है। ऐसे एरिया जहाँ पे जो वायलेंस रहा है, जहाँ पे आप देखिए कि इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स हैं वो रहे हैं, टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स हैं, और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पे जो माइनिंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाए। इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके अंदर में ये जो एरियाज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करें। जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शिफ्ट के बारे में बताया गया। रिसोर्सेज और इंक्लूजन के बारे में है कि इंक्लूजन को प्रोवाइड करेंगे, कैसे लोगों को सपोर्ट है वो वहाँ पे रहेगा। तो
बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कहीं पे भी मिनरल्स मिलते हैं तो उसका हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे वो चेंज ला सकते हैं रूरल वहाँ के एरिया के अंदर में, और रिसोर्सेज का जो इंक्लूजन होगा तो वहाँ का लोकल कम्युनिटी है उसको क्या यहाँ पे चेंजेज होंगे उन पर्सपेक्टिव से बताया गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर का। इसको आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।